हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी साइंस बाय आशीष सर। आज मैं आप लोगों के लिए फिर उतना ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ जो आपके लिए जानना, अगर आप इंडिया में रहते हैं तो अगर आप लाइब्रेरी साइंस से जुड़े हैं तो आपको नेशनल लाइब्रेरी के बारे में जानना ही चाहिए। विदाउट नेशनल लाइब्रेरी आप कहीं भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका, यदि आप तैयारी होकर के नहीं जाते हैं तो एक दो क्वेश्चन निश्चित रूप से छूटना ही है। और सिर्फ 9 एग्जाम ही, आप यदि इस फील्ड में हैं, लाइब्रेरी प्रोफेशनल हैं, लाइब्रेरी साइंस की कोर्स कर रहे हैं, तो हर रूप से आपको नेशनल लाइब्रेरी के बारे में जानना ही है। नेशनल लाइब्रेरी को मैंने डिटेल में आपको क्या होता है नेशनल लाइब्रेरी वो मैंने बताया, क्यों आखिर किसी भी कंट्री में एक नेशनल लाइब्रेरी होना चाहिए इसके बारे में बता दिया है मैंने। तो आज मैं आपको भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय जो कोलकाता में स्थित है उसके बारे में मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स देने जा रहा हूं, ताकि आपका यदि आप बिहार लाइब्रेरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपका निश्चित रूप से यहाँ से एक दो क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो मैं काफ़ी इम्पोर्टेंट उसमें जो होने चाहिए ये टॉपिक्स या कोई कोई की पॉइंट्स, मैं उन सारे की पॉइंट्स को बता दूंगा ताकि आपका एग्जाम में निश्चित रूप से 2 क्वेश्चन कंफर्म है। तो चलिए ठीक है, हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया तो कहाँ स्थित है? ये कोलकाता में स्थित है। चलिए, तो इसकी स्थापना क्यों कैसे हुई, किस अधिनियम के माध्यम से भारत के ये पुस्तकालय या नेशनल लाइब्रेरी होना कंपलसरी है, ये एक प्रावधान बन गया। इसी प्रावधान के तहत ही नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। तो चलिए हम लोग बात करते हैं नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान में संघ सूची यूनियन लिस्ट की 7वीं अनुसूची 7th शेड्यूल के अनुच्छेद 62 आर्टिकल के अंतर्गत देश के लिए एक राष्ट्रीय पुस्तकालय स्थापित करने का प्रावधान है। पूरी कंट्री में एक नेशनल लाइब्रेरी होगी, ये तो आपको पता होगा कि कहीं भी होगा पूरे कंट्री में एक नेशनल लाइब्रेरी होगा। तो इंडिया की नेशनल लाइब्रेरी कहाँ है? कोलकाता में है। याद कर लीजिए आप लोग क्वेश्चन को, किस आर्टिकल के प्रावधान के तहत इसकी स्थापना की गई है। तो ये यूनियन लिस्ट, याद कर लीजिएगा, 7th शेड्यूल। क्वेश्चन आपका आता है एग्जाम में, इसे एमसीक्यू कि किस शेड्यूल के किस आर्टिकल के अंतर्गत भारत राष्ट्रीय पुस्तकालय स्थापित करने का प्रावधान है। तो ऐसा भी रह सकता है 7th शेड्यूल आर्टिकल 62, ऐसा भी ऑप्शन रह सकता है। और इसी में आपको और भी कंफ्यूजन दे सकता है, 8th शेड्यूल आर्टिकल 62 कुछ भी दे सकता है। तो आप याद कर लीजिएगा कि 7th शेड्यूल आर्टिकल 62 के अंतर्गत एक राष्ट्रीय पुस्तकालय स्थापित करने का प्रावधान है इंडिया के लिए। ये इंडिया में आर्टिकल पास हुआ है, ये प्रावधान पास हुआ है इंडिया में। ठीक है, तो यह हमारा एक क्वेश्चन यहाँ कंफर्म है कि आप निश्चित रूप से इस सेक्शन को पढ़ के जाइए और एग्जाम में एक क्वेश्चन कंफर्म समझिए। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि इसकी जो पृष्ठभूमि है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, वो किन किन चरणों में पहले क्या हुआ था। पहले कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी था, कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी से इंपीरियल लाइब्रेरी बना, इंपीरियल लाइब्रेरी से कोलकाता नेशनल लाइब्रेरी बना। तो ये 3 चरण है। पहला चरण तो क्या था? कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी का। सेकंड चरण जो स्टार्ट होता है वो इंपीरियल लाइब्रेरी से स्टार्ट होता है, और थर्ड चरण जो है हमारा कोलकाता नेशनल लाइब्रेरी है। तो यहाँ पर हमने पहला चरण क्या लिखा है कि विकास का जो प्रथम चरण है वो कब से कब तक स्टार्ट होता है? 1835 टू 1903 कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी। कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? 1835 में कोलकाता की जनता तथा विद्वत जो विद्वान थे तो उनके द्वारा स्थापित की गई थी, जिसे 21 मार्च 1876 में आम पब्लिक के लिए खोल दिया गया था। ठीक है, कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना मुख्यतः द इंग्लिशमैन के संपादक J.H. स्टेकलर, यह याद कर लीजिएगा कि इसकी स्थापना, कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना किनके द्वारा, किनके पहल पर हुई थी? तो यहाँ पर है श्री J.H. स्टेकलर के पहल पर
हुई थी। इसे सिविल सर्जन कहाँ, आखिर ये कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ पर रन किया गया था, किस जगह पर? तो ये आपका सिविल सर्जन थे उस समय सिविल सर्जन कौन थे? डॉक्टर एफ.पी. स्ट्रॉन्ग। एफ.पी. स्ट्रॉन्ग के आवास, उनके रेसिडेंस के भूतल पर जनता के लिए खोला गया था। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने कुछ कुछ क्वेश्चंस को जाना कि पहला ये कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? 1835 में हुई थी। और कब जनता के लिए खोला गया था इसे? 21 मार्च 1836 में आम पब्लिक के लिए खोल दिया गया था। इसकी स्थापना का मुख्यतः किनके द्वारा? तो द इंग्लिश मैन के संपादक श्री J.H. स्ट्रेकलर के पहल पर हुई थी। और इसे सिविल सर्जन डॉक्टर एफ.पी. स्ट्रॉन्ग के आवास के भूतल पर जनता के लिए खोला गया था। तो यहाँ हम लोगों ने फर्स्ट पेज के अंतर्गत और नेशनल लाइब्रेरी के जो प्रावधान है वो किस प्रावधान के अंतर्गत भारत के लिए एक नेशनल लाइब्रेरी होनी चाहिए वो हम लोगों ने डिस्कस करके समझ लिया। और यहाँ अगर आपका एक क्वेश्चन आता है तो निश्चित रूप से छूटेगा नहीं। चलिए फिर हम लोग आगे इसको बढ़ते हैं। चलिए फर्स्ट पेज को ही कंटिन्यू करते हैं। तो फर्स्ट पेज में क्या था कि हम लोगों ने जाना कि कहाँ स्थापित हुआ, और तो इसके बाद 1844 में क्या हुआ कि इस पुस्तकालय को तत्कालीन गवर्नर जनरल थे लॉर्ड मेटकॉफ के सम्मान में बनाए गए बड़े भवन में स्थानांतरित किया गया। सन 1857 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के भड़कने के बाद कलकत्ता के यूरोपीय समुदाय द्वारा इस पुस्तकालय को समर्थन देना बंद कर दिया गया। यह यूरोपीय समुदाय द्वारा किया गया था। और उसी समय क्या हुआ कि 1857 में जो क्रांति आई तो उसके बाद क्या हुआ कि इस पुस्तकालय को यूरोपीय समुदाय द्वारा समर्थन देना बंद कर दिया गया। और एक बात और भी है कि अब मान लीजिए लाइब्रेरी की तो स्थापना हो गई थी, ये लाइब्रेरी चलती कैसे? तो ये एक 1867 में एक एक्ट बनाया गया, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट। उसी के माध्यम से अब किसी भी पब्लिशर्स को ये बुक देना इसमें अनिवार्य कर दिया गया ताकि ये लाइब्रेरी चलती रहे। और उस समय जो भी बुक पब्लिश हो उसकी एक कॉपी उस नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी को रिसीव होते रहे। तो उसके बाद लास्ट में बना गया 1954 में आपका डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर एक्ट बना था, वो 1954 में बना था। लेकिन इसकी शुरुआत 1867 से हो गई थी, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने जान लिया कि 1835 में जो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना हुई उसी से रिलेटेड हम लोग का फर्स्ट पेज यहाँ पर कंप्लीट होता है। सेकंड पेज पे फिर आते हैं, जो सेकंड पेज हमारा इंपीरियल लाइब्रेरी से स्टार्ट होता है और इंपीरियल लाइब्रेरी से फिर आगे हम लोग चलेंगे। चलिए तो दूसरे पेज पे हम लोग क्या था, जो 1903 से 1947 के बीच का पीरियड है, द इंपीरियल लाइब्रेरी। इसको द इंपीरियल लाइब्रेरी के फेज के रूप में जाना जाता है। पहला फेज क्या था हमारा, कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी का फेज, पहला फेज था 1835 से लेकर के 1903 के बीच में। अब 1903 से 1947 के बीच में द्वितीय फेज स्टार्ट होता है हमारा। तो इस फेज में क्या था कि सन 1899 में भारत के तत्कालीन वायसराय और गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन इस पुस्तकालय में आए। वे कला और ज्ञान के अनन्य प्रेमी थे। उन्होंने इस पुस्तकालय की दयनीय अवस्था को देखते हुए कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को सरकार द्वारा संचालित इंपीरियल लाइब्रेरी क्या थे, पहले से संचालित थी, जो सभी सचिवालय पुस्तकालय को मिलाकर के इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना हुई थी। तो ये क्या था, सरकार द्वारा संपोषित इंपीरियल लाइब्रेरी थी। उसी को कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी और इंपीरियल लाइब्रेरी दोनों को मर्ज कर दिया गया, तो इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना हुई। तो यहाँ कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को सरकार द्वारा संचालित इंपीरियल लाइब्रेरी में मिला दिया गया। इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना सभी सचिवालय पुस्तकालय को, याद कर लीजिएगा यहाँ पर कि सभी सचिवालय पुस्तकालय को मिलाकर ही इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना हुई थी। इस नवीन इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, अब क्या हुआ, पहले इंपीरियल लाइब्रेरी था, अब इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, तो नवीन इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को 30 जनवरी 1903 के दिन जनता के लिए खोल दिया गया। ब्रिटिश म्यूजियम के जॉन मैकफार्लेन
को इस नवीन इंपीरियल लाइब्रेरी का प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष बना दिया गया। ये यहाँ पर याद कर लीजिएगा कि इंपीरियल लाइब्रेरी के पहले लाइब्रेरियन कौन थे, तो जॉन मैकफार्लेन वाज द फर्स्ट लाइब्रेरियन ऑफ द इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ एक क्वेश्चन आपका निश्चित रूप से बनता है कि इंपीरियल लाइब्रेरी पहले से चल रही थी। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा कि इंपीरियल लाइब्रेरी बना नहीं, इंपीरियल लाइब्रेरी पहले से चल रही थी, जो सरकार द्वारा संपोषित पुस्तकालय थे, और उसी को कलकत्ता जो पब्लिक लाइब्रेरी थी उसको इंपीरियल लाइब्रेरी में मर्ज कर दिया गया, और मर्ज कर दिया तो नाम क्या हो गया, इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। तो उसको कब खोल दिया गया, 30 जनवरी 1903 के दिन जनता के लिए खोल दिया गया। और उसके पहले लाइब्रेरियन कौन थे, तो जॉन मैकफार्लेन। यह याद कर लीजिएगा कि जॉन मैकफार्लेन वाज द फर्स्ट लाइब्रेरियन ऑफ द इंपीरियल लाइब्रेरी बिफोर इंडिपेंडेंस। आपको कुछ मैं आपको और भी क्वेश्चन बताऊंगा कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, बिफोर इंडिपेंडेंस। बिफोर इंडिपेंडेंस कौन थे, तो आपके फर्स्ट लाइब्रेरियन कौन थे, जॉन मैकफार्लेन वाज द फर्स्ट लाइब्रेरियन ऑफ द इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट इसी पेज पे आते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अभी हमारा द्वितीय पेज कंप्लीट नहीं हुआ है, द्वितीय पेज को आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए हम लोग द्वितीय पेज को कंटिन्यू करते हैं। तो सन 1928 में भारत सरकार ने इस पुस्तकालय के प्रशासनिक पुनर्गठन के ऊपर राय देने के लिए J.H. रिचे की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की। इस कमेटी ने पुस्तकालय को कॉपीराइट डिपॉजिटरी लाइब्रेरी का दर्जा देने की सिफारिश की, परंतु उस समय यह सफल नहीं हो पाया। लेकिन सन 1854 में डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954 के लागू होने से यह कार्य संपन्न हो गया। यहाँ पर मैं आपको एक बता देता हूँ कि यहाँ पर डिपॉजिटरी लाइब्रेरी क्या होता है कि, और ये डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954, इसके अंतर्गत मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बताऊंगा, डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट, और उसी के बाद 1956 में हुआ डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर एक्ट। न्यूज़पेपर 1956 में ऐड हुआ, और उसके पहले था डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट। इसके माध्यम से क्या हुआ कि अब लाइब्रेरी चलेगी कैसे। ठीक है, तो सरकार तो इसको देगी ही देगी, और ये इंडिया में जो भी बुक पब्लिश होगी उसकी एक कॉपी, ऐसे तो डिलीवरी एक्ट क्या है 1954 में जो पास हुआ था, उसके द्वारा इंडिया की जो 4 लाइब्रेरी है, कौन कौन सी 4 लाइब्रेरी है, तो पहला है पौने मेरा पब्लिक लाइब्रेरी, दूसरा नेशनल लाइब्रेरी, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे। ये 4 लाइब्रेरी, इसको डिपॉजिटरी लाइब्रेरी भी बोला जाता है। तो इसमें क्या है, नेशनल लाइब्रेरी भी एक आ जाता है, डिपॉजिटरी लाइब्रेरी। तो उसमें क्या होता है कि कोई भी पब्लिशर्स, इंडिया में कोई भी पब्लिशर हो, उसको अपनी एक कॉपी, जो भी बुक पब्लिश होती है उसकी एक कॉपी इन 4 लाइब्रेरी को अपने ऑन एक्सपेंस पे भेजनी पड़ेगी। अदरवाइज नहीं भेजते हैं तो उनको पेनल्टी भी लग सकती है। तो इससे क्या हो गया कि इंडिया में जो भी बुक पब्लिश होगी तो उनके पास क्या होगा, नेशनल लाइब्रेरी के पास वो बुक चली जाएगी। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि उनके पास जो कलेक्शंस है वो हमेशा रिच रहेगा। और कहीं एक उनकी द्वारा भी मैंने आपको बताया था कि INB जो पब्लिश होती है, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, उससे क्या होता है एज ए बुक सिलेक्शन टूल्स भी उसको माना जाता है। तो इन 4 पब्लिक लाइब्रेरी को अपने ऑन एक्सपेंस पे किसी भी पब्लिशर्स को भेजना पड़ता है। इसी कारण से इसको डिपॉजिटरी लाइब्रेरी भी बोला जाता है। ये याद कर लीजिएगा आप कि डिपॉजिटरी लाइब्रेरी कौन कौन है, तो पौने-मेरा पब्लिक लाइब्रेरी है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे। ये 4 डिपॉजिटरी लाइब्रेरी हैं। तो हम लोग यहाँ पर सेकेंड फेज को जाना हम लोगों ने 1903 से 1947 के बीच का, और हम लोग अब जानेंगे थर्ड फेज जो स्टार्ट होता है 1947 से।
तो चलिए अब हम लोग तीसरा फेज यानी तीसरा चरण 1948 की बात करें, जो इसका अंतिम चरण था, और उसी के बाद से ये भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय जाने लगा। तो सन 1948 में स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद नवगठित भारत राष्ट्र के निर्माताओं ने पूर्ववर्ती इंपीरियल लाइब्रेरी, जो हमारा पहले क्या था, इंपीरियल लाइब्रेरी था सेकेंड फेज में, को देश के नए राष्ट्रीय पुस्तकालय में स्थानांतरित किया, क्योंकि स्थान की समस्या से पुस्तकालय काफी जूझ रहा था। इस समस्या के समाधान के लिए भारत के तत्कालीन गवर्नर सी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ये याद कर लीजिएगा, किनके प्रयास के फलस्वरूप ये सी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के प्रयास के फलस्वरूप इस पुस्तकालय को कलकत्ता स्थित बेल्वेडेयर प्लेस में स्थानांतरित किया गया। इसके बाद इस नवीन पुस्तकालय के प्रथम भारतीय पुस्तकालय अध्यक्ष कौन थे? BS केशवन को नियुक्त किया गया, तथा भारतीय संघ के तत्कालीन मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा 1 फरवरी 1953 को पुस्तकालय को संपूर्ण राष्ट्र के लिए खोल दिया गया। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपके लिए एग्जाम में आ सकते हैं कि किनके उसमें कौन थे, तत्कालीन गवर्नर कौन थे? तो श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल थे। उसके बाद तो उन्हीं के प्रयास के फलस्वरूप क्या हुआ कि इस पुस्तकालय को कलकत्ता स्थित बेल्वेडेयर प्लेस में स्थानांतरित किया गया। और क्या हुआ, उस समय प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष कौन थे आफ्टर इंडिपेंडेंस? तो BS केशवन। और बिफोर इंडिपेंडेंस कौन थे? तो जॉन मैकफार्लैंड वाज द फर्स्ट लाइब्रेरियन ऑफ द कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी। उसके बाद इंपीरियल लाइब्रेरी। तो इसके बाद इंपीरियल लाइब्रेरी के फर्स्ट लाइब्रेरियन कौन थे? जॉन मैकफार्लैंड। और आपके नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के फर्स्ट लाइब्रेरियन कौन थे? तो आपका BS केशवन वाज द फर्स्ट इंडियन लाइब्रेरियन, ये याद कर लीजिएगा। आफ्टर इंडिपेंडेंस और बिफोर अगर पूछा जाएगा कि बिफोर इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता से पहले कौन थे? तो हरिनाथ दे, याद कर लीजिएगा। हरिनाथ दे वाज द फर्स्ट इंडियन लाइब्रेरियन बिफोर इंडिपेंडेंस, एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस BS केशवन वाज द फर्स्ट इंडियन लाइब्रेरियन। तो यहाँ पर हम लोगों ने तीनों फेज को जाना, और कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बच जाते हैं जिसको मैं आपको बुलेट पॉइंट पे मैं आपको उसको बताऊंगा। ठीक है, तो अभी इतना ही, फिर हम लोग बुलेट पॉइंट पे नेक्स्ट स्लाइड्स पे आते हैं। चलिए तब हम लोग उनके भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानते हैं। तो राष्ट्रीय पुस्तकालय भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये याद रख लीजिएगा कि इसमें क्वेश्चन भी आता है, संस्कृति मंत्रालय। ठीक है, भारत सरकार के कल्चरल डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये आता है। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय 4 भवनों में स्थित है, जिसमें से 3 बेल्वेडेयर परिसर में स्थित है तथा 1 एस्प्लेनेड में। ठीक है, याद कर लीजिएगा कि 3 जो है जो पुस्तकालय 4 भवनों में है, 4 में से 3 बेल्वेडेयर स्थित में है और 1 एस्प्लेनेड में है। भारत का आंतरिक क्षेत्र, पुस्तकालय का आंतरिक क्षेत्र क्या है, कारपेट एरिया क्या है? 345,696 वर्ग फीट है। पुस्तकालय वर्ष के कितने दिन खुला रहता है? तो 362 दिन ही ये खुला रहता है, मात्र 3 दिन ही ये बंद रहता है, बाद बाकी 365 दिन खुला रहता है। पुस्तकालय 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक को जाति धर्म भेदभाव के बिना सेवा प्रदान करता है कि 18 वर्ष से आयु के अधिक जो भी व्यक्ति हैं इसके आप सदस्य बन सकते हैं और उसको ये पुस्तकालय सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जान लेते हैं कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस या इससे छुपे हुए बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं जो आपको जानना चाहिए ही। तो देश में उत्पादित सभी मुद्रित सामग्रियों का अधिग्रहण क्या किस एक्ट के माध्यम से करती है? डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट के माध्यम से करती है कि ये जो भी पब्लिशर्स होते हैं वो उसकी एक कॉपी अपने ऑन एक्सपेंस पे नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया और 3 लाइब्रेरीज को अपने ऑन एक्सपेंस पे भेजती है। तो राष्ट्रीय महत्व वाली पांडुलिपियों का अधिग्रहण, देखिए मैंने बताया था कि नेशनल लाइब्रेरी का
जो स्थापना भी यही होती है कि इंडिया में या किसी भी कंट्री में उनके अपने देश में जो प्रकाशित या अपने देश के ऊपर किसी दूसरे देश में प्रकाशित सभी पांडुलिपियों का या सभी प्रिंट मटेरियल का कलेक्शन और करती है। भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय में ASEAN-2, ये आप याद रख लीजिएगा कि जो भी है ASEAN-2 कौन सा कैटलॉगिंग रूल्स अप्लाई होता है भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय में पुस्तकों के सूचीकरण से संबंधित, तो याद कर लीजिएगा कि ASEAN-2 रूल्स ही भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय में पुस्तकों के सूचीकरण के लिए किया जाता है। तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के आधार पर पुस्तकों का कैटलॉग किया जाता है। पुस्तकों के वर्गीकरण के लिए डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, ये याद कर लीजिएगा कि बुक को क्लासिफिकेशन किस स्कीम के माध्यम से किया जाता है, तो वो डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम का उपयोग किया जाता है। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय इंटर लाइब्रेरी लोन की सुविधा भी प्रदान करता है। रिसोर्स शेयरिंग जो होता है तो उसमें इंटर लाइब्रेरी लोन है, इंटर लाइब्रेरी लोन की सुविधा भी भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय प्रदान करता है। और इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी जो भारतीय पुस्तकों का मासिक अभिलेख है, INB कब पब्लिश होती है, तो मंथली पब्लिश होती है। तो वो कौन करता है, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी जो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का ही विंग्स है, वो आपको INB को पब्लिश करती है मंथली। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी जान लिया कि इससे रिलेटेड भी एग्जाम में आ सकता है। तो बाद बाकी हम लोगों ने फर्स्ट फेज को जाना, सेकंड फेज को जाना, थर्ड फेज को जाना, ये हो गया। और फिर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट उसको भी जाना। अगर हो सकेगा तो मैं MCQ सीरीज भी नेशनल लाइब्रेरी पे लेके आऊँगा, उससे आपको क्या हो जाएगा कि टोटल क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग एक काम करेंगे कि पहले नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को पढ़ने से पहले हमारा जो पहले ही प्लेलिस्ट में डाला गया है राष्ट्रीय पुस्तकालय, पहले एक बार उसको पढ़ेंगे, उसके बाद आप नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को पढ़िए, तो आपको चीज़ें बहुत कुछ क्लियर हो जाएंगी कि इनका कब से स्टार्ट हुआ और कब तक जो इसके पीरियड में कब कब इंपीरियल लाइब्रेरी बना, कब पब्लिक लाइब्रेरी बना, कब नेशनल लाइब्रेरी बना, इससे रिलेटेड आपका कंप्लीट वीडियो आप पूरे देखिए और समझ में आ जाएगा। इससे आपका एग्जाम में दो क्वेश्चन कंफर्म है, नहीं छूटेगा। ठीक है, तो और अभी प्रेजेंट में जो इसके ये हैं क्या डायरेक्टर कौन है, तो आपके डॉक्टर अजय प्रताप सिंह है, जो अभी नेशनल लाइब्रेरी के डायरेक्टर जनरल हैं। वो तो पहले क्या होता था, लाइब्रेरियन हुआ करता था, अब हो गया है कि डायरेक्टर जनरल। ठीक है, तो आप इसको पूरा वीडियो को पढ़ने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और दूसरे तक शेयर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब जारी रखिए। लाइक करना ना भूलें और कुछ जो हो सकेगा तो कुछ कमेंट भी लिख दीजिए कैसा लगा आपको वीडियो, ताकि फिर मैं अगले वीडियो को फिर आपके कमेंट के आधार पर लेकर के आऊँ, आपके लाइक के आधार पर लेकर के आऊँ। ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना ही, फिर नेक्स्ट पिक्चर वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।